तो अगले सैटरडे तक तो इंशाल्लाह क्लासेस हैं ना, उस वक्त तक इंशाल्लाह देख लेंगे। अगर अगर कोई इस तरह का मसला हुआ तो फिर जितने बच्चे आ सकते हुए आ जाएंगे। तो जो जुमेरात की क्लासेस में रहेगा 2 होती है ना उसमें, मेरी और राना साहब की, तो वो हम आपको करवा के जितने बच्चे होंगे बाकी हम आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, उसको रन कर लीजिएगा आके। जुमेरात को आ जाएंगे ना वापस फिर, जो बच्चे यहाँ पे होंगे, लाहौर के होंगे, करीबी होंगे, तो वो तो आ जाएंगे, तो क्लास हो जाएगी और बाकी वो लिंक शेयर कर देंगे उसका रिकॉर्डिंग, आप उसको रन कर लीजिए। हाँ, तो जो जो मजाहत बच्चे होंगे वैसे देखिए वो उसमें भी पहुंच जाएंगे। ले बेटा, याद करें हम स्टेक होल्डर्स को डिस्कस कर रहे थे और इंटरनल स्टेक होल्डर में हमने शेयर होल्डर को डिस्कस कर लिया था, मतलब ऑनर्स को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद शेयर होल्डर स्टेक होल्डर में फर्क डिस्कस कर लिया था कि हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर होता है, लेकिन हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर चेक करें इन्होंने क्या कि सर बोल रहे हैं, सही बोल रहे होंगे हैं? तो हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होता है, लेकिन हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता, लाजमी नहीं होता। ठीक हो गया नहीं बेटा। उसके बाद ये इंटरेस्ट हमने देख लिया था कि शेयर होल्डर्स के किस तरह के इंटरेस्ट होते हैं। उसके बाद अ, हमने एम्प्लॉयज को डिस्कस करना था। एम्प्लॉय डिस्कस कर लिया था। अच्छा अच्छा, हाँ सच्ची एम्प्लॉय डिस्कस, ये एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन याद करें हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हम कंपनी बना के, कंपनी बनाने के बाद मेरे बच्चे किसके सपोर्ट कर दिया करते हैं उसको चलाने के लिए, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया कि जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है कंपनी खुद एक इंसान बन जाती है। ये इंसान करते हैं, ये देखो ये बिल्कुल गोल सर वाले लोग इंसान आप जैसे हैं, इसका सर गोल नहीं है, ये मान लो कि आर्टिफिशियल रोबोट की तरह है कि ये कंपनी है, ये कंपनी है, और लेकिन है ये इंसान, इसके राइट्स ऑब्लिगेशन बिल्कुल आम इंसानों की तरह है। जिस तरह आप जमीनें खरीद सकते हो, जमीनें बेच सकते हो, है लोगों को रख सकते हो अपने कारोबार के लिए, ईच एंड एवरीथिंग जो आप कर सकते हो वही कंपनी कर सकती है मेरे बच्चे। और इवन आप किसी और कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, ये कंपनी भी किसी और कंपनी के शेयर खरीद सकती है। इसीलिए तो आगे जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा होल्डिंग सब्सिडीज होती है कंपनी, वो होल्डिंग सब्सिडी शेयर खरीद के बनती है। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद ही नहीं सकती तो मैंने होल्डिंग सब्सिडी कैसे बनेगी। तो इसलिए आप जिस तरह के आपके राइट्स और ऑब्लिगेशंस, अगर आप कानून की खिलाफवर्जी करें आपको आपके खिलाफ कार्रवाई होती है, अगर कोई कंपनी कानून की खिलाफवर्जी करे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। हाँ, इसको फांसी नहीं दी जा सकती है, इसको सजा नहीं दी जा सकती, यानी कि कैद वाली। इसको जब भी होगा फाइन होगा या इसको खत्म कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, इसकी जो सजाए मौत वो रेजोल्यूशन कंपनी डिसॉल्व कर दी जाएगी कोर्ट के हुक्म के ऊपर। लेकिन हमारी अदालतों ने एक दफा कंपनी को कैद भी सुना दी 10 साल का, वो कहते बंद किसको करना क्योंकि कंपनी तो नजर ही नहीं आती है। अब जज को कौन बताए, उसको किसी ने कैद होती है, सर ये भी पर्सन होती है, उसने कहा फिर 10 साल का है सारा बंद किसको करना, क्योंकि वो तो इंसान, वो तो फोटो नजर नहीं आती बेचारे। ले बेटा, अब हमने डिस्कस किया इस आर्टिफिशियल पर्सन को मैनेज करने के लिए जिंदा इंसानों की नेचुरल पर्सन की जरूरत पड़ेगी। और नेचुरल पर्सन को जिनको हम अपॉइंट करेंगे क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमेशा कहाँ से अपॉइंट होते हैं, शेयर होल्डर्स से। हाँ, कुछ जगहों में बाहर से भी ले आते हैं हम, जो जो तो मेरे बच्चे हमने खुद अपॉइंट कर रखे हैं और वो डेली के मामला को देखते हैं बिजनेस में जाके, जो हमने खुद इलेक्ट किए हैं इन्हीं शेयर होल्डर में से, और डेली के मामला को जाके बिजनेस में मैनेज भी कर रहे हैं, वो करते भी हैं। तो मेरे बच्चे ऐसे डायरेक्टर्स को कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव मतलब ऐसे डायरेक्टर जो कंपनी चला रहे हैं। तो एक ऐसे होंगे जो मान लो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी मेरे बच्चे को कंपनी चलाने के लिए नहीं आएंगे, वो सिर्फ एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आएंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि हर रोज आके कंपनी में बैठे, अब उनका एक ऑफिस हो और आगे वहां पे बैठ के वो फैसले करेंगे या मैनेजमेंट का हिस्सा में नहीं। वो आया करेंगे जब जिस दिन डायरेक्टर्स की मीटिंग हुआ करेगी वो मीटिंग अटेंड करके चले जाया करेंगे। तो ऐसे डायरेक्टर्स को बोला करेंगे ये क्या है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो जो हर रोज के मामला को डेली बेस पे बिजनेस के ऑपरेशन को देख रहे होते हैं या मैनेजमेंट अफेयर्स में शामिल होते हैं। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दूसरे मीटिंग अटेंड करने के लिए आता है, वो भी डायरेक्टर। डायरेक्टर्स के कई नाम होते हैं, डिफरेंट नाम से है, वो डायरेक्टर ही है। जैसे एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, इंडिपेंडेंट है, अल्टरनेट डायरेक्टर होगा, सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर होगा, नॉमिनी है, पता नहीं कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं। तो इसलिए है वो डायरेक्टर, ये याद रखिए, चाहे जिस मर्जी नाम से हो। चीफ एग्जीक्यूटिव नाम उसका चीफ एग्जीक्यूटिव है, लेकिन वो डायरेक्टर भी होता है। खैर, एग्जीक्यूटिव और सीनियर मैनेजर देखिएगा, A board of director might consist of executive directors and non-executive directors। समझ आ रही है कुछ? नॉन एग्जीक्यूटिव जो डेली बेस पे इन्वॉल्व नहीं होते, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो डेली बेस पे बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप में से कोई एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट है जो कोई नॉन एग्जीक्यूटिव भी है, नॉन एग्जीक्यूटिव ऐसा बंदा जो कभी कभार क्लास अटेंड करने आता है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट है। एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट वो जो सारा डेली क्लास अटेंड करने के लिए आता है। अब आपने ध्यान रखना आप में से कौन सा एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट है, कौन सा नॉन एग्जीक्यूटिव।
कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर यूजुअली फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मतलब एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं, हर रोज आते हैं, फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर इसके लफ्ज बोल दिया करते हैं। कहते हैं वेयर एज नॉन एग्जीक्यूटिव आर नॉट एन एग्जीक्यूटिव एंड फुल टाइम एम्प्लॉयज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, देयर इंटरेस्ट आर देयरफॉर ऑफन सिमिलर टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हु डू नॉट हैव ए पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, सीएफओ है, ये बड़े लोग हैं, ये भी बड़े लोग हैं, लेकिन मेरे को डायरेक्टर नहीं होते। लेकिन फिर अगर वो भी डेली कंपनी में आ गए, वो बड़े बंदे भी हैं, जैसे आप लोग इंशाल्लाह कल सीएफओ बनोगे या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनोगे हैं, और एमडी शमडी बनोगे, वो तो मैनेजिंग डायरेक्टर ही होते। इन दो अल्फाजों को याद रखिए, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव भी बोल रहा हूँ, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव भी क्या होता है, वो डायरेक्टर ही होता है। हम अदर एग्जीक्यूटिव्स की बात कर रहे हैं जो डायरेक्टर नहीं है, लेकिन काम डायरेक्टर्स की तरह मतलब हर रोज आगे करते हैं, और बड़े लोग भी हैं। जैसे दो अल्फाज याद रख लीजिएगा फिलहाल, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और सीएफ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये भी बड़े लोग लेकिन डायरेक्टर भी होते हैं मेरे रोज, और वो भी ये भी डेली कंपनी में आते हैं। उसी तरह जिस तरह ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीएफओ ये डेली कंपनी के आगे मामला को देख रहे हैं, तो उसी तरह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हर रोज कंपनी में आते हैं और उसके मामला को देख रहे हैं। इसका मतलब दोनों आगे हर रोज कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, तो दोनों की इंटरेस्ट कैसी होगी, तकरीबन मिलती होगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर्स की बात होगी, तो जो इस तरह के सीनियर मैनेजर्स होंगे और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, इनकी फिर इंटरेस्ट भी, क्योंकि हर रोज आगे बैठे हैं कंपनी में, और जितना कंपनी अच्छा परफॉर्म करे उतना इनको फायदा होगा। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों की इंटरेस्ट क्या होगी, वो मिलती जुलती होगी। हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे। इंटरेस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजर आर अफेक्टेड बाय मैटर्स सच एज, इनकी फिर ये कौन सी इंटरेस्ट होगी, किस तरह की इंटरेस्ट होगी, या कौन से ऐसे मामला होंगे जिससे ये इफेक्ट होंगे। क्योंकि हमने डिस्कस किया था, हर वो बंदा जो इफेक्ट कर सकता है या इफेक्ट हो सकता है, वो हमारी कंपनी का क्या है, स्टेक होल्डर है। इंटरेस्ट तो है ही जिसका स्टेक है, लेकिन जो इफेक्ट कर सकता हो या इफेक्ट हो भी सकता हो, वो हमारा स्टेक होल्डर है। तो ये कैसे इफेक्ट हो सकते हैं, ये इनकी कैसी इंटरेस्ट होगी, देयर रेम्यूनरेशन, इनकी तनख्वाहें वो कंपनी दे रही है। अगर जाहिर बात है कि इनको पता है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी या कल कंपनी बंद हो जाएगी, तो हमारा नुकसान क्या होगा, हमारी तनख्वाहें रुक जाएंगी। और विच कंसिस्ट ऑफ बेसिक सैलरी, ये भी जब आप इंशाल्लाह बड़े होंगे तो कैश फ्लो बढ़ेंगे, टैक्स उसमें आपको पता चलेगा ये सैलरी वगैरह क्या होती है, बेसिक सैलरी क्या होती है, और पेंशन राइट्स आपको पता है, रिटायरमेंट के ऊपर कंपनीज क्या करती है, लाजमी नहीं गवर्नमेंट की, प्राइवेट इदारों के अंदर भी बच्चे जो बड़े अच्छे इदारे हैं उनके अंदर पेंशन अरेंजमेंट्स होते हैं। और कैश बोनसेस, कैश बोनस में क्या है, चलो जी बड़ी ईद होगी तो हम आपको आधी तनख्वाह, छोटी ईद होगी तो पूरी तनख्वाह हम आपको बोनस के तौर पे दे देंगे। जिस बंदे की 1.5 लाख तनख्वाह है उसको छोटी ईद पे 3 लाख मिलेगा, अगर बड़ी ईद है तो उसको जितने 50% उसका ऐड करेंगे। एंड शेयर इंसेंटिव स्कीम, अब बात करें शेयर इंसेंटिव भी होता है। जैसे मान लो आप सब लोग यहाँ पे जो बैठे हो, ये सीएफपी के सीनियर मैनेजर्स या डायरेक्टर्स हो, चलो डायरेक्टर तो फिर भी वो होते हैं, उनके पास तो ऑलरेडी शेयर भी होते हैं, चलो मजीद करो आप सीनियर मैनेजर्स हो, तो हम आपको कहते हैं आप ऐसा करो, हमें छोड़ के ना जाए। कहते सर क्यों छोड़ के जाएंगे, हमने कहा ना जाए यार, हम कह रहे हैं भाई आप कंपनी को चला रहे हो, ना जाना हमें छोड़ के। कहते सर हमें ऐसा कुछ बताओ हम आपको छोड़ के ना जाए। हमने कहा ऐसा ऐसा करो, हमारे साथ 5 साल रुके रहो, यहाँ पे काम करो, 5 साल के बाद हम क्या करेंगे, आपको 10-10 हजार शेयर फ्री दे देंगे, या उस वक्त जो शेयर की वैल्यू मार्केट में होगी उसका 90% माफ, सिर्फ 10% पे करना और हमसे शेयर ले लेना। मतलब मालिक बना रहे होंगे हम आपको 5 साल के बाद। ये हम क्या कर रहे हैं, आपको शेयर्स इंसेंटिव स्कीम दे रहे हैं, यानी कि शेयर्स की शक्ल में आपको एक स्कीम आपको दे दी कि आपको एक इंसेंटिव देंगे आपको, अगर 5 साल हमारे साथ रुके रहोगे। सर क्या दोगे, हम आपको शेयर्स देंगे, शेयर्स देंगे आपको, इतने शेयर्स देंगे, एक्चुअली हम क्या बना लेंगे, आपको मालिक बना लेंगे, अब आप रुके रहोगे हमारे साथ। है ये भी होगा कि भाई हमने क्या करना है, ये कंपनी चलती रहे और हमें ये 5 साल तक ना निकालें, कंपनी अच्छी चलेगी तो इनको नहीं निकालेंगे, और ये जब 5 साल हो जाएंगे तो ये शेयर्स के मालिक बन जाएंगे, तो डेफिनेटली मेरे बच्चे फिर क्या करेंगे, एक तो ये भी इंटरेस्ट होती है। और फिर पावर एंड स्टेटस, भाई रिश्तेदारों को बता रखा है फलानी कंपनी में डायरेक्टर हूँ, फलानी कंपनी का क्या हूँ, उसी बेस पे रिश्ते की बात भी चल रही थी आगे। अब मेरे बच्चे खुश होते, अगर उसको उस पोजीशन से हटा दिया तो मेरे बच्चे को रिश्ता भी रुक गया वहां पे, तो सब कुछ ही रुक गया, जिंदगी रुक गई। तो इसलिए मेरे बच्चे ये पावर एंड स्टेटस में रखा है इसको। कई लोगों को तनख्वाह से रस नहीं होता, पावर स्टेटस से होता है। देखो वो मैं जाता हूँ वहां पे जरूर मारता, तनख्वाह कितनी मिलती है भाई, लोग खड़े होकर मुझसे मिलते हैं तो तनख्वाह कितनी मिलती है भाई, लोग इज्जत करते हैं भाई, तनख्वाह कितनी मिलती है, तो भाई रौला तो तनख्वाह से नहीं, बात कर कुछ लोगों को ऐसी चीजों से भी कुछ लेन देन होता है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, जब एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो कंपनी में अच्छा परफॉर्म कर रही हो, तो ज्यादा जो क्रेडिट मिलता है वो सीनियर मैनेजर्स को ही मिलता है। जैसे हमारी फौज देखो कितना अच्छा काम कर रही है,
है, वो हमारे जो बड़े जर्नैल हैं, उनके मान लो के कपड़ों के ऊपर तमगा लगाने की जगह ही नहीं बची, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। अब जितने तमगे ज्यादा लग रहे हैं उनका कैरियर बढ़ रहा है, कल उनको सऊदी अरब या कोई और मुल्क अच्छी तनख्वाह के ऊपर रख लेगा, क्योंकि ये वह मुल्क है जिसके जर्नैल जो रिटायर होकर किसी और मुल्क में नौकरी भी कर सकते हैं, और किसी और मुल्क में जाके बस जाते हैं। बाकी मुल्क में ऐसे नहीं होते, ये बड़े हसास लोग होते हैं। इनके पास इस पूरे मुल्क के जो भी दफाई तनसीबात हैं, जो भी मामला हैं, सबकी इंफॉर्मेशन होती है, ईच एंड एवरीथिंग है। लेकिन ये दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वहाँ पे नौकरियां भी करते हैं, इनकी जायदादें होती है, वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। देखें, अल्लाह माफ करे, ये बेचारे गरीब जर्नैल हैं, तो मुहब्बे वतन है, ये कभी गद्दार नहीं होते, अल्लाह माफ करे, वो हम गुमान नहीं कर सकते, लेकिन इनकी जायदादें वो मुल्क से बाहर बना लेते हैं, ताकि अल्लाह माफ करे, ताकि वो देखें मुल्क से बाहर जायदादें बना के फिर उनकी औलादें होंगी, फिर वो हमें पाकिस्तान में पैसा भेजा करेंगी, उनकी नीयत साफ। लेकिन आप लोगों को लग रहा होता है अल्लाह माफ करे शायद। तो मेरा बच्चे यहाँ पे क्या है, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। भाई अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो कल आपको पता है लोग पूछेंगे, भाई इस कंपनी को चलाने वाला कौन है, तो पता चलेगा चलाने वाले पुराने पुराने हैं, तो उनको ऑफर आएंगे कि सर आप आओ। और वैसे भी अगर इसीलिए तो हमारी कोशिश होती है, देखो कल जब आप इंशाल्लाह 80 वो कर लोगे कैफ, आप फर्म में जाओगे, फिर आगे दौड़ शुरू होगी फर्म्स की, कि किस फर्म में जा रहा है, फिर आगे कुछ अच्छी फर्म्स भी होंगी, कुछ मीडियोकर्स होंगी, कुछ उससे नीचे है तो लर्निंग है हर जगह पे, है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे बाय डिफॉल्ट आपके कैरियर को फायदा मिल जाता है। अगर बिग फोर टॉप 10 की बात करें, वहाँ पे क्योंकि उनकी जो एफिलिएशंस हैं कुछ वो मल्टीनेशनल फर्म्स के साथ हैं, तो जब आप इनके साथ अटैच होते हो, तो अगर बाहर मूव करते हो तो उनको पता होता है अच्छा फलाने फर्म से आपने आर्टिकल्स कर रखे हैं, उनको पता होता है, क्योंकि मल्टीनेशनल फर्म ये खाली बिग फोर नहीं और भी हैं बड़ी सारी जिनकी इस तरह की एफिलिएशंस होती हैं, तो इसलिए वो इस चीज का भी आपको फायदा हो जाता है। खैर, तो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं मेरे, जितना कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, कल आप अपनी सीवी में जब लिखोगे ना फलानी कंपनी से आया हूँ, कहेगा वो तू डुबो गया, वो तू खुश हो, तो आपको नौकरी मिलेगी वहां। इसके बाद जितनी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, अगर वहां से भी बंदा जाके कहीं पे सीवी दे रहा होगा, लोग कहेंगे कोई काम का बंदा है। जॉब सिक्योरिटी, और फिर ये क्या चाहते हैं, जॉब सिक्योरिटी, इनकी नौकरी है लगी रहे, इनको जो मिल रहा है वो मिलता रहे। सारी बात है, अगर जॉब सिक्योरिटी ना हो, अगर इनको हर वक्त यही डर हो कि मुझे किसी वक्त भी निकाल दिया जाएगा, तो डेफिनेटली मेरे बच्चे इस डर की वजह से लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इनको एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है, सर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, इतने साल तक हम निकालेंगे। इनके गवर्नमेंट लोग क्यों नहीं जाते गवर्नमेंट जॉब के अंदर, है उसमें एक तो मेरे बच्चे ये जो पेंशन के मामला होते हैं बाद में रिटायरमेंट के बाद, है, और दूसरे नंबर पे उसमें सबसे बड़ी बात जॉब सिक्योरिटी होती है, आपको नौकरी से नहीं निकालते। और मान लो कि क्योंकि करप्ट तो होते ही है 99.99% है, प्योर कॉपर के बने हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ है वो करप्ट होते हैं। अब होता क्या है, अगर इनको नौकरी से बर्खास्त कर भी दिया जाए शिकायत के ऊपर, ये क्या करते हैं, घर आ जाते हैं, अपना वो केस दायर कर देते हैं, देखिए सर मुझे इन्होंने नौकरी से निकाल दिया। अदालत करे क्या करेगी, 10 साल के बाद उसको नौकरी पे बहाल कर देगी, और 10 साल की तनख्वाह मिलेगी इस बंदे को, और सुकून से घर बैठा हो। और ये पक्की बात है, इसमें बहाल होना ही होना, क्योंकि कोर्ट भी मेरे बच्चे वो भी गवर्नमेंट का ही है, तो ये मौजूद है। तो ये जॉब सिक्योरिटी आती है, कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड अदर सीनियर्स, बेटा ये निकाला इसी वो भी बंद ही कर दो बेटा, क्योंकि अगर यहाँ तक ठंड महसूस हो रही हो ना, है ठंड है ना, ठीक हो, तो मेरे बच्चे बोल दिया करो वही एसी बंद कर। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ एसी अभी कि आप मालिक हैं, सर्विस बेस्ड है ना मेरे बच्चे, आप मालिक, तो मेरे बच्चे मालिकों वाली हरकतें किया तो उसको बंद कर दिया कर। चल खैर, कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड अदर सीनियर मैनेजर्स ऑफन वांट देयर कंपनी टू ग्रो इन साइज। जितनी कंपनी बढ़ेगी डेफिनेटली इनको फायदा होगा मेरे बच्चे, जितनी ज्यादा ब्रांचेस, जितनी ज्यादा सब्सिडी खरीदी होंगी, कहते हैं बिकॉज़ इन ए लार्जर कंपनी दे एक्सपेक्ट लार्ज रेम्यूनरेशन। जितनी कंपनी ग्रो करेगी, किसकी वजह से ग्रो करेगी, मैनेजमेंट की वजह से, है, तो बेनिफिट किसको मिलेंगे, मैनेजमेंट, और मोर पावर एंड स्टेटस, और इनको मोर पावर और स्टेटस मिलेंगे, इनके मान लो के दर्जात और रुतबे और बुलंद होंगे, एंड बेटर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, और आगे का यहाँ से मूव करेंगे तो आगे आपको बड़ी आसानी के साथ जॉब मिल जाएगी। However, growing the company is not necessarily in the best interest of the shareholder. हाँ देखो, हमने डिस्कस किया ना, ट्रेड ऑफ होता है इनके दरमियान। अब जब कंपनी ग्रो कब करेगी, जब जो कंपनी में कमाओगे वो कंपनी में लगाओगे तो कंपनी ग्रो करेगी। अगर पैसा उठा उठा के मालिक घर लेके जाते हैं, अगर पैसा जब जो प्रॉफिट आया सारे के सारा अपने शेयर होल्डर में बांट दिया, प्रॉफिट जो है, तो मेरे बच्चे ग्रो किस पैसे से करोगे, आप ग्रो किससे करते हो, जो कमाते हो उसको जब बिजनेस में दोबारा लगाते हो उससे ग्रो होते हैं। अब जब जो कमाएंगे प्रॉफिट उसको डिविडेंड देने के बजाय शेयर होल्डर को हम बिजनेस में दोबारा लगा देंगे, तो मेरे बच्चे बिजनेस तो ग्रो करेगा, रुलेंगे तो बेचारे शेयर होल्डर, वो तो उनके घरों में तो फाके होंगे।
हैं, और यहाँ पे कंपनी ग्रो कर रही होगी, इनकी तनख्वाहें बढ़ रही होंगी, हैं, ये दिक्कत है इसमें। कहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा पैसा कमा के कंपनी में ही निकालते जाओगे, कंपनी तो साइज में ग्रो कर देगी, लेकिन शेयर होल्डर वहां पे शायद नाराज हो गए कि हमारे घरों तक तो कुछ नहीं आ रहा। तो इसलिए ये इन दोनों में ये फटा पड़ जाता है। कहते हैं, who are more concerned about the profitability, dividends and the share price। उनको अगरचे इससे शेयर प्राइस तो बढ़ेंगे, लेकिन उनके घर में डिविडेंड नहीं आ रहा। उसके बाद other managers and employees, managers in the middle and junior ranks, यानी कि हमने डिस्कस किया था, सबसे ऊपर बैठा हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उससे नीचे है एक बंदा जिसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं, उससे नीचे मान लो कि सीएफओ और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कुछ इस तरह के। उसके बाद में नीचे जून कर रहा हूँ, हमने इनके नीचे मैनेजर रखे होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर रखे होते हैं। अब हम इन लोगों की बात कर रहे हैं, वो सीनियर मैनेजर्स और डायरेक्टर्स, इनकी हमने बात करेंगे कि ये लोग हैं सीनियर मैनेजर, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, ये लोग डायरेक्टर्स हैं। इन बड़ों की बात कर रही है। अब ये छोटे लोग हैं, जूनियर मैनेजर्स कह लें या असिस्टेंट मैनेजर्स कह लें, अदर मैनेजर्स और बाकी एम्प्लॉइज जो हैं। कहता है कि मैनेजर इन द मिडल, टेक्निकल मैनेजमेंट, याद है, हाँ, टेक्निकल मैनेजर एंड जूनियर रैंक्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे वो ऑपरेशनल, कौन सा ऑपरेशनल में वो क्या होता है, जो बंदा खुद भी काम कर रहा हो, दूसरों से भी करवा रहा हो, सुपरवाइजर। Managers in the middle and junior ranks of management hierarchy might have ambitions to become senior manager। ये तो ऊपर ही देख रहा हूँ मैं ना, जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे इस बंदे की जगह मुझे मिलेगी, और वो बंदा नीचे देख रहा होता है, कोई इतना काबिल नहीं, मेरी जगह ले लेगा है, और इस तरह का नजर उससे पहले ही रिमूव कर देते हैं। पाकिस्तानी है ना मेरे बच्चे, है, देखो पाकिस्तान के अंदर कभी भी अगर आप कहीं पे जाके बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे ना, आपकी नौकरी खतरे में रहेगी, आपका बॉस कभी भी आपसे खुश नहीं होगा, उसको पता है कि बहुत बहुत जल्दी आप खुद बॉस बन जाओगे, तो उसकी नौकरी उसके ऊपर आप मालिक बैठा हो, है, वो ये थोड़ी वो सोच रहा होगा अच्छा ये मेरी जगह पे आके मैं ऊपर चला जाऊंगा, है, ऊपर तो मालिक है, तो मालिक तो नहीं बन सकता, तो फिर पक्की बात है उस बॉस की नौकरी जब खतरे में होगी वो आपको नौकरी से निकाल देगा। तो इसलिए बड़े बड़े तरीके से बच्चे अपना कमाओ, जब कोई और अच्छी कोई नौकरी मिल रही हो फिर दिखाओ, और डायरेक्टली फिर डायरेक्ट हो जाना उससे जाके मालिक से, है, अगर कोई जब कोई दूसरी नौकरी पास हो, वैसे नहीं होना चाहिए नौकरी बाद में फिर हम, लेकिन आप लोगों को तो दिक्कत नहीं ना होती, ये तो आम लोगों की बात हो रही है कि आपको नौकरी छुट्टी के मामला से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत तब होगी अगर जो सोच रहे मुहर्रम में जाने जैसा वापस नहीं आएंगे, फिर दिक्कत ही दिक्कत है, ऐसे बेशर्म नहीं होंगे अल्लाह माफ करेगा। हिरार्की माइट हैव एम्बिशन टू बिकम ए सीनियर मैनेजर, क्योंकि ये निचले रैंक में है, अभी ऊपर रैंक और भी है, ये इनका कोशिश होगी अच्छा परफॉर्म करें और इनकी प्रमोशंस हो। However, their interests and concerns are different. Often junior managers and other employees share common interests such as, इनकी इंटरेस्ट क्या होगी, पे, तनख्वाह में, अगेन वो घर है, बिजली है, रेंट है, बच्चों की फीस है, खाना पीना है, तो एक तो इनको तनख्वाह मिल रही है, और वर्किंग कंडीशन अच्छी है, ये बेचारा कुछ और बॉस तो नहीं है, लेकिन जिस जगह पे काम कर रहे हो कम से कम उस जगह पे जहाँ पे बैठे हो वो वर्किंग कंडीशन अच्छी हो। ये ना हो कि बेचारों की, मान लो कि एक ऐसी जगह है तंग है, वहां पे प्रॉपर हवा का निजाम नहीं, प्रॉपर लाइट का इंतजाम नहीं, या खुदा ना खासा जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि ऐसी वो है जो बड़ी डेंजरस किस्म का काम हो, है, इसके लिए इनके लिए प्रॉपर अपनी सेफ्टी के लिए कुछ चीजें ना हो, है, इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, ऐसी चीज ना हो, इनको वर्किंग कंडीशन अच्छी मिले, एटलीस्ट जहाँ पे बैठ के काम कर रहे हो वो जगह इनके लिए सेफ हो। उसके बाद कह रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी हो, इनका भी यही होता है, हमें नौकरी से निकालना है, कि अगर हमने नौकरी से निकाल दिया गया तो डेफिनेटली हमारे दूसरी नौकरी ढूंढते ढूंढते हमारे घर के हालात कुछ और हो जाएंगे। तो ये भी चाहते हैं कि हमें क्या हो, इनको मोटिवेशन कैसे, कि क्या इंटरेस्ट रहती है इसकी कंपनी में, कि मैं ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी जॉब सिक्योरिटी है, यानी कि मुझे निकालना ना जाए। जॉब सेटिस्फेक्शन, ये जॉब सेटिस्फेक्शन चाह रहे हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन कब होती है, जब एक एम्प्लॉई अपनी करंट जॉब को छोड़ के दूसरी ना ढूंढ रहा हो, एक्चुअली वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई है, हर वो तनख्वाह चाहे जितनी मर्जी मिल रही, लेकिन अगर कोई बंदा दूसरी जॉब ढूंढ रहा है ना, मेरे बच्चे पक्की बात हो आप उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन की निशानी क्या होती है, जब कोई बंदा दूसरी जॉब ना ढूंढ रहा। तो ये चाहते हैं हमें जॉब सेटिस्फेक्शन हो, ये नौकरी नहीं आएगा हम दूसरी नौकरी ढूंढें, तो अगर वो दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो हकीकत में जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। जैसे आप में खुदा ना खासा देख रहे हो क्या सीए का दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है जो मैं कर सकता हूँ, एक्चुअली आप सीए से सेटिस्फाई नहीं, ऐसे ही ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये चाहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो जो अभी जितनी के तनख्वाह के अंदर हमने जितने के फॉर्म फंसा लिए हैं, हम वहां कम से कम वहां तक बरकरार हैं, है, ये ना हो कि कल खुदा ना खासा ये मामला खत्म हो और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो, क्योंकि उन्होंने अपनी तनख्वाह में अपने आप को एडजस्ट कर लिया होता है। अब जितना का अपने आप को एडजस्ट कर लिया, कम से कम वो उनके हालात दोबारा से मजीद खराब ना हो, चाहे इससे कुछ बेहतर तो हो जाए लेकिन इससे बदतर ना हो,
है। तो एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ चाह रहे, तो ये मेरे इनकी इंटरेस्ट होती है। हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, ये हर एक की इंटरेस्ट को बड़े गौर से देखना है, चाहे उनमें थोड़े थोड़े मिलती जुलती चीजें भी होंगी, लेकिन जैसे देखिए अच्छा यहाँ पे देखो, ऊपर हमने देखा था कैरियर पावर और स्टेटस। ये लोग बहुत पावरफुल नहीं होते, इनका कोई बहुत बड़ा स्टेटस नहीं होता, इसलिए इनकी उस तरह की खास यहाँ देख रहे होते हैं कि आगे आगे शायद कोई इस तरह की कोई वो मिल जाए कि कोई प्रमोशन प्रमोशन हो जाए, जैसे ऊपर हमने देखा था। लेकिन मेरे बच्चे इनके पास अभी फिलहाल वक्ती तौर पे इस तरह की कोई पावर या वो नहीं है, और ना ही इस तरह का कोई कैरियर का मामला है। कौन सा बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर है, ऐसा मतलब कोई नौकरी छोड़ के दूसरी जगह पे जा भी रहा होगा तो इनकी रिकग्निशन नहीं होती, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था मोस्टली सारा क्रेडिट कंपनी अच्छा चलेगा कि इनको जा रहा था बड़ों, तो ये बहुत बड़े नहीं है। तो इसलिए इनके कैरियर और पावर और स्टेटस वाली बातें इनके साथ नहीं है। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की बात है। एक्सटर्नल रूप से हमने डिस्कस किया, हर वो बंदा जो हमारी चार्ज वाले के बाहर है, वो हमारे लिए क्या है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। अगर आप देखो वो बंदे जो हमें उधार देते हैं, हमारा सप्लायर, गवर्नमेंट, कस्टमर, लोकल कम्युनिटी, जनरल पब्लिक, देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस है। वैसे अभी अभी देख लो, लोकल कम्युनिटी कहते हैं जो हमारे बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, जिस जगह पे हमारी प्लेस ऑफ बिजनेस हो उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग मेरे बच्चे सारे, वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, लोकल कम्युनिटी। और फिर हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जहां जहां तक भी बन के जा रही हो, वो हमारे लिए क्या है, जनरल पब्लिक। या मान लो कि हमारे जो जो भी हम चीज बना रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल तो देख लो, हमारी कोई कोई भी इस तरह की कोई चीज बना के हम बेच रहे हैं जहाँ पे कोई केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, और उसका वेस्टेज हम क्या कर रहे हैं, साथ ही एक नहर गुजर रही है, उस नहर में फेंक रहे हैं। अब वो उसका पानी जहां जहां तक जा रहा होगा, समझो जो जो लोग भी उससे इफेक्ट हो रहा होगा, वो हमारी इसका वो जनरल पब्लिक का हिस्सा है। जब जो चीज हम बना के बेच रहे हैं, और जो लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने में, वो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, लेकिन वो किस में आ रहे हैं, जनरल पब्लिक में। और या उसके बाद आए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसने निकाल के इसमें रख दिया एक्सटर्नल में, क्योंकि ये हर रोज नहीं आता, ये हर रोज नहीं बैठे, इसमें मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहा हूँ और उसी की फीस ले रहा हूँ। तो इसलिए ये मेरे बच्चे फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर नहीं होते, इसलिए ये क्या है, ये एक्सटर्नल है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनल स्टेक होल्डर, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होगा। अब मेरे बच्चे अगर हम लैंडर्स की बात करें, वो बंदा जो आपको उधार देता है। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा उधार लेने का तरीका अगर आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हो और इस तरह के सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो, तो आपको पता है कि सारी की सारी हम ट्रांजेक्शन ही करते हैं कि इतना लोन ले लिया, इतना ये कर लिया, उधार पे बेच लिया या उधार पे खरीद लिया, तो इस तरह की चीजें ही मोस्टली हम डील कर रहे होते हैं। तो इसमें देखिएगा, मान लो कि ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए चाहता है कि मैंने अपने कारोबार के लिए कुछ एसेट्स खरीदने हैं, मशीनरी खरीदनी है, और उसके पास उसके लिए पैसे नहीं। तो इस ऐसे में मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि मिस्टर बी, मान लो कि चलो ये बैंक का मैनेजर है, मिस्टर बी को या बैंक को कहता है कि सर आप हमें लोन दे दो। बैंक कहता है कि सर इसी मकसद के लिए बैठे हैं, बिल्कुल हम आपको लोन दे देते हैं। तो यहाँ पे जो बंदा लोन ले रहा है उसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं, डेट। और जो लोन ले रहा होगा उसके लिए लफ्ज क्रेडिट। अब मेरे बच्चे आपको पता है कि जब कोई बंदा लोन ले रहा हो तो उसको ये भी डर रहता है कि पता नहीं कल ये लोन वापस होगा कि नहीं, है। तो इस डर को खत्म करने के लिए तो वो उसको कहेंगे सर आप हमें कोई कोलेटरल प्रोवाइड कर दो। है, कोलेटरल का मतलब सिक्योरिटी होता है। मेरे बच्चे अगर कहीं पर लफ्ज कोलेटरल बोलते हैं, सिक्योरिटी यानी कि बदले में कोई चीज, सादा अल्फाज है, कोई इस लोन के साथ कोई जुड़ी हुई कोई और चीज, सर आप हम आपको लोन दे देते हैं, आप कोई अपना कोई एसेट इस लोन के साथ जोड़ दो, मतलब कल अगर आपने पैसे वापस न किए, वो फलाना एसेट फिर हम जो आपने हमें दिया होगा या जिस जो हमारे नाम का रखवा दिया होगा, तो कल हम उसको बेच के अपने पैसे कवर कर लेंगे। तो इसलिए मान लो किसने कहा, उसने कहा सर ये मेरा घर है, मैं इसको सिक्योरिटी के तौर पे आपके पास वो कागज आपके पास रखवा देता हूँ। तो ये समझ, इसके लिए क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी या कोलेटरल, जो बदले में आपने चीज दे दी। अब मेरे से दूसरी बात आएगी, सर उसको तो लोन मिल गया डेटर को, क्रेडिटर को बदले में क्या मिले, उसको सूद समेत ये पैसे वापस मिले। वो क्या करेगा, मान लो कि 5 साल के लिए उसने ये लोन दिया है, तो 5 1 2 3 4 5 6 6 सालों के लिए उसने लोन दिया है, तो हर साल उसने कहा कि सर इसके ऊपर 20% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हर साल क्या होगा, 20% इंटरेस्ट उसके पास जा रहा होगा, इंटरेस्ट की अमाउंट भी जाएगी, और उसके बाद 6 सालों के बाद क्या करना पड़ेगा, ये जितना भी उसने लोन दिया था ये लोन भी वापस कर देगा। तो उसको फायदा क्या हुआ, ये तो इंटरेस्ट उसने मिला इसके, और इसको फायदा क्या हुआ, इसको पैसा मिल गया, इसने वो मशीनरी खरीदी, अपने बिजनेस में रख के उसको चला के वो पैसे कमा रहे हैं, उसका लोन भी वापस कर रहे हैं और साथ अपना कारोबार भी कर रहे हैं। क्या रखोगे इस बात, और सूद क्या है, बेटा कहता है कि फॉर्म्स टिपिकली रिक्वायर फाइनेंशियल सपोर्ट बियॉन्ड द कैपिटल इंजेक्टर। वो जो शुरू में पैसा लेकर आते थे ना किसी भी बिजनेस के अंदर, है, आपको बाद में उस पैसे से मजीद पैसा चाहिए। कल अगर आप मान लो कि अभी बिजनेस स्टार्टअप है, आपका पैसा लिया है, आप कहीं पे उस स्टार्टअप के लिए कुछ पैसे कम पड़ गए,
है उसके लिए, या बिजनेस में जो लगाना था वो तो लगा दिया, अगले दिन में भी सेल उस तरह हो नहीं, और आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए या कुछ और कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, कोई नई मशीनरी खरीदने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको पैसों की जरूरत रहती है इन्वेस्ट से। तो जो कैपिटल शुरू में इंजेक्ट किया हो उसके अलावा भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। And the owner are their personal assets being used in the business, injected by the owner, are their personal assets being used in the business? जारी बात है, वो कैपिटल लेकर आते हैं बात ओनर, या अपने पर्सनल एसेट्स को बिजनेस में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कैपिटल और पर्सनल एसेट्स के अलावा भी बात उनको क्या किस चीज की जरूरत पड़ जाती है? फाइनेंशियल सपोर्ट की। होता है एक बंदा अपना कारोबार शुरू कर रहा है, तो उसने उसके पास जमीन थी, एक उसके ऊपर वो बना हुआ था, एक मकान भी बना हुआ था, उसने कहा कि इसी को मैं स्टोर में कन्वर्ट कर लेता हूं। उस स्टोर के लिए उसने पैसा जितना था वो भी लगा दिया, और जो उसके एसेट थे वो जमीन और उसके ऊपर वो जो घर बना हुआ था या वो उसने स्टोर में कन्वर्ट कर लिया। तो उसके पर्सनल एसेट थे उसने इसमें लगा दिए। कह रहा है व्हेन फर्म इज इनिशियली क्रिएटेड, फर्म मतलब यहाँ पे कोई भी बिजनेस है, ये नहीं कह रहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, फर्म का मतलब क्या होता है? कोई भी पार्टनरशिप में हम कारोबार कर रहे हो, मिलकर कारोबार कर रहे हो, उसके लिए फर्म बोलते हैं। कहता है कि वेयर फर्म इज टिपिकली क्रिएटेड इट इनकर्स एक्सपेंसेस बट बिफोर इट स्टार्ट्स, यानी कि बिजनेस शुरू करने से पहले खर्चे होते हैं। कॉलिंग सेलिंग ए सिंगल प्रोडक्ट और सर्विस, ये तो पक्की बात है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस देने जाते हो तो पहले क्या करते हो? खर्चा करते हैं। जैसे कि सीएफई है, क्या आपको क्या लग रहा है? पहले स्टूडेंट आए होंगे फिर कॉलेज में आए होंगे, पहले कॉलेज में होगा फिर स्टूडेंट आए होंगे। कहते हैं फॉर एग्जांपल इट मे हैव टू acquire machinery equipments परचेज और रेंट फैसिलिटी, और रेंट होगा ना कि कोई जगह नहीं है तो जगह रेंट वगैरह पे लेना, या कोई मशीनरी भी रेंट पे लेना, प्रेमिसेस जगह को कहते हैं लोग, एंड हायर वर्कर्स बिफोर इट कैन जनरेट रेवेन्यू, यानी कि बंदे भी रखने पड़ेंगे शुरू के अंदर ही। अभी चाहे काम शुरू नहीं हुआ, काम शुरू मतलब चीज बन के बिकी नहीं, लेकिन बनाने के लिए तो बंदे चाहिए ना, चाहे अभी बिकी नहीं। कह रहा है कि इन द फर्स्ट सेवरल मंथ्स इट्स कॉस्ट इनकम में एक्सीड इट्स रेवेन्यू, यानी कि शुरू में खर्चा ही हो रहा होगा, और शायद आपको जो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू मतलब होता है जो आपने कमाया है, और जो ग्रॉस में आप कमा रहे होते हैं उसके लेवल क्या बोलते हैं? रेवेन्यू है। आगे फिर इसमें से आपको पता है कि आप कॉस्ट ऑफ सेल लेस करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फर्दर एक्सपेंस लेस करते हो तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसके बाद टैक्स लेस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट, कुछ इस तरह के मामला। कह रहे इन द फर्स्ट सेवरल मंथ its cost income may exceed its revenue, therefore the firm can not solely rely on the money made from sales to cover its expense, क्योंकि सेल तो शुरू में इतनी हो नहीं रही होगी, तो फिर वो खर्चा अपना कैसे कवर करेंगे? द ओनर ऑफ ए न्यू बिजनेस में इनिशियली हैव टू रिलाई ऑन बोरोड फंड्स आर क्रेडिट, फिर उनको क्या करना पड़ता है? उन दिनों के अंदर उधार लेना पड़ता है शुरू के अंदर। कहता है कि मैनी फर्म्स दैट नीड फंड बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल फाइनेंशियल, ये जितने बैंक हैं फिलहाल, ये जैस कैश जितने आगे जब आप बड़े होंगे ना इंशाल्लाह, क्या फोर हम पढ़ेंगे वहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन पढ़ेंगे, बड़े हो ही जाएंगे ना उस वक्त इंशाल्लाह। अभी आप बचपन में हो, फिर हम बड़े हो जाएंगे। तो फिलहाल इतना देखना, हर वो इदारा जो पैसे में डील करता, जो पैसे को ट्रांसफर करने में आपकी मदद करता हो, आपको कुछ लगाने के लिए कहीं भी पैसे दे रहा हो, या आपके पैसे अपने पास महफूज रखने के लिए आपसे ले रहा हो, ये सारे जिनके जो पैसे में डील करता हो उसके लिए लफ्ज क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर, जैसे बैंक वगैरह हैं, आर इंडिविजुअल्स कार क्रेडिट करते हैं, आम लोग भी उधार का काम करते हैं, जिसको आप बानिए कहते हैं, उधार लेते हैं, वो बाद में इंटरेस्ट देते हैं, उस वक्त थे वहां पे नहीं इंडिया में, यहाँ पे वो बानिए, यहाँ पे भी आ गए फिर कुछ है, वो बेशर्म मुसलमान भी बीच में क्या बन गए? वो बानिए बन गए। अब वो लोग भी क्या करते हैं? लोगों को उधार देते हैं मोहल्ले में जिसको जरूरत पड़े, और उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, और आपको पता नहीं होता है। जो मजबूर लोग होते हैं उनके पास जाते हैं, और इवन खुदा ने खासा बात कर हमारे घरों में इस तरह के लोग होते हैं जो लोगों को उधार देकर उनसे सूद ले रहे होते हैं। क्या बात कर हमारे घरों में इतने मजबूर लोग भी होते हैं जो इसी तरह पैसे पकड़ के शायद किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं उस मजबूरी के अंदर। क्या कहते हैं कि क्रेडिटर्स में इंक्लूड फ्रेंड्स एंड फैमिली, और वो कौन हो सकते हैं? आपके कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, जिनसे आप पैसे पकड़ सकते हैं। कहते हैं एट फर्स्ट एंड बैंक व्हिच मे बी विलिंग टू प्रोवाइड मनी व्हेन बिजनेस इज बीन रनिंग फ्रॉम सम टाइम विद स्टेबल फाइनेंस। अब देखो वो कह रहा है बैंक मोस्टली तब आपको पैसा देंगे जब आप किसी अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएंगे। शुरू के अंदर जहां पे रिस्क हो कि कल डूब जाएगा और ये ना हो कि हमारा पैसा नहीं डूब जाए, तो बैंक नहीं वहां पे आपकी मदद करेंगे। इसलिए वहां पे लफ्ज क्या लिखा हुआ है? फैमिली, फ्रेंड्स और फैमिली। ये देखिए मुश्किल वक्त में आपके दोस्त आपके साथ खड़े होंगे, आपकी फैमिली खड़ी हुई, और जब आप अच्छे होंगे उस वक्त आप बैंक के पास चले जाएंगे, इन लोगों को भूल जाएंगे। तो खैर विद द टाइम स्टेबल फाइनेंशियल हिस्ट्री एंड मार्केट कंडीशन जब अच्छी होगी, स्टेबल फाइनेंशियल हिस्ट्री होगी। स्टेबल फाइनेंशियल हिस्ट्री का मतलब क्या है? आप लगातार पिछले कई सालों में प्रॉफिट कमाते आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी स्टेबल फाइनेंशियल हिस्ट्री है।
ये नहीं कि एक दफा तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गए, आगे 2-4 सालों में लॉस ही लॉस, आप स्टेबल नहीं हो, और कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ये भी स्टेबल नहीं है। तो वो कह रहे थे अमाउंट टेकन फ्रॉम दीज क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट द डेट, और जो इन लोगों से, चाहे वो फ्रेंड्स एंड फैमिली हो चाहे वो बैंक हो, आप इनसे जो उधार लेते हो उसके लफ्ज क्या बोलते हैं, डेट आर लायबिलिटी ऑफ ए बिजनेस व्हिच द बिजनेस विल रिटर्न ऑन एग्री टर्म्स विद द डेट। आप देखो लफ्ज क्यों बोल रहा है बिजनेस, वो बंदे का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर भी हम बिजनेस को अलग ट्रीट करते हैं, तो इसलिए वो कहता है कि वो बिजनेस के लिए पैसा लिया था तो बिजनेस ही वापस करेंगे, क्योंकि बिजनेस आप उस इंसान से मोस्टली ज्यादा होता है, लेकिन हकीकत में होता नहीं, हकीकत में नहीं होता, स्वाय कंपनी के सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में बिजनेस और इंसान अलग अलग नहीं होते, लेकिन फिर भी इसने कह दिया अकाउंटिंग हम ऐसे ही करते हैं, अकाउंटिंग का तरीका करना यही होता है, बिजनेस को अलग ट्रीट करना, इसलिए वहां पे मालिक कुछ भी लेकर जाए तो उसको कहते हैं तूने ड्राइंग कर ली है। कहते हैं कि creditors will lend funds to a firm only if they believe the firm will perform well enough to pay the interest on the loans and the principal amount in the future। यानी कि अगर वो सूद समेत उसके पैसे वापस होते नजर आएंगे वो उधार देगा, नहीं तो नहीं देगा, यानी कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस आ जाए, और जिस तरह उसने इंटरेस्ट का वादा किया हो अगर वो इंटरेस्ट पे करने की भी कैपेसिटी में होगा तो तभी आपको उधार मिलेगा। The firm must convince the creditor that the business will be able to generate sufficient funds। ये इसको समझने के लिए देखो आप जिस प्यारे मुल्क में रह रहे हैं, हम सुबह से शाम तक लोगों से लोन मांगते हैं। अभी आईएमएफ हम कितनी गारंटियां दे रहे हैं, इतने ज्यादा हमने टैरिफ्स बढ़ा दिए, इतने बिल बढ़ा दिए। अभी कल खबर आई थी आईएमएफ अभी भी खुश नहीं, वो कह रहा है कि अभी भी 350-400 अरब रुपए का डिफरेंस है और टैक्स लगाओ इनके ऊपर, तो वो फिर अभी वो कह रहे हैं विश्वास का हौसला रखें, बिल्कुल लगाएंगे, ये हो ही सकता रहा है। अपने बच्चों में नहीं लगा, अपने बच्चों पे करप्शन के केसेस हैं, उसके बच्चे ने कहा दरखास्त जमा करवाई है कि मेरी कमर में दर्द रहता है इसलिए मैं अदालत में नहीं आ सकता, तो अब करप्शन के केसेस हैं, शुगर मिल्स के कुछ बथेरी करप्शन, कुछ तो माफ करवाने को एक आध रखी होती है, वो जो वो है ना जो इनको कंट्रोल करते हैं, वो एक आधा केस रखते हैं इनके ऊपर, सारे माफ नहीं करते, उनको पता है कि कल इनकी लगामी हमने बिल्कुल बेलगाम नहीं छोड़ना है, इनको कंट्रोल करके रखना है। हाँ 75 साल से 76 साल से मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं, तो तरीका कार है उनका, जिसकी थोड़ी सी इज्जत होती है वो अल्लाह माफ करे बज़ाहिर वो बौने हैं, ऐसे लोग जो किसी बंदे को कदावर होने नहीं दे, और जब कदावर आ जाए तो इमरान खान के सामने सबकी कोई औकात है, ये सब बोने हैं उसके सामने, इनकी इज्जत खत्म होगी। इवन बाकी मुल्कों के भी कुछ लीडर थे, उनको भी अपनी इज्जत महसूस नहीं हो रही इमरान खान के विरोध में, चाहे वो सऊदी अरब का शहजादा ही क्यों ना, उस जब वो इमरान खान के में जाके किसी जगह में मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता था, इन लोगों की औकात खत्म हो जाती है। तो ये सारे लोग शामिल हैं इस सारे मामले के अंदर जो इमरान खान इस हालत में है। तो कहने का मतलब जब लोग अपने आप को बोना महसूस करना शुरू कर देते किसी बंदे के सामने, फिर ये तो होता नहीं कि उसके खिलाफ कुछ और करेंगे, फिर यही तकरीबकार नहीं होती है मेरे बच्चे जो उसके खिलाफ की जाती है। और भी तरीकेकार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेहतरीन तरीकाकार है, वो एस्टेब्लिशमेंट है, उसको कहो वो जिस तरह कहेगी उसको 4 पैसे दो, उससे वही करवा दो। आप स्कूटी का बंदा होते हैं ना, भी अपने घर में कोई बंदा ऐसे आप छोटे छोटे बच्चे, ये तो मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कहना कि अल्लाह माफ करे, सर इतने ही सीरियस है, इसे समझाने की बात कर रहा हूँ। द फर्म मस्ट कन्विंस, वो उन्हीं की वजह से बचे हुए मेरे बच्चे, अभिनंदन उन्हीं की वजह से पकड़ा गया, हमने उसको चपेट मारी, चाय पाई, शाम को वापस कर दिया, लेकिन पकड़ा हमें उन्हीं की वजह से। अब बाकी पता नहीं कहां से आ जाते हैं, वो बम फेंक के चले जाते हैं, ये अभी पकड़े नहीं जा रहे। वो जहाज में ऊपर से नजर आ रहा था वो पकड़ा गया, ये जो जमीन से आते हैं ना, ये पिछले दिनों में हमारा एक सरेंडर शहीद हो गया, ये और भी हमारे फौजी जो बेचारे और वो जवान बच्चे हैं गरीबों के, वो भी शहीद होते हैं, तो पता नहीं ये लोग क्यों नहीं पकड़े जाते। खैर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मुझे शायद बाहर अभी कुछ लोग खड़े आज मेरी इतनी सी बात पे उठा के ले जाएंगे, वो इतना बम लिए फिर रहे हैं। मैंने सिर्फ एक बात करी है, एक बंदे के पास पता नहीं कौन कौन सी इलीगल चीजें हैं, वो मुल्क में घूम रहा है, और राणा एक बात करके घूम नहीं सकती, कितना फर्क है रोज सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए, साथ का सॉफ्टवेयर अपडेट तो अच्छा ही सारा सारा ही बढ़िया गला लास्ट बढ़िया गला करता है ये the firm must convince the creditors that the business will be able to generate sufficient profit to make the interest and principal payments of the loan. And lenders to a company include banks and bond holders। अच्छा ये भी आगे हम bonds भी होते हैं कुछ, इसके लिए लफ्ज़ देखिएगा, इसका मतलब क्या होगा। अज्यूम कर लो बच्चे एक कंपनी है, उसने क्या किया, उसका जो शेयर्स हैं, मान लो उसका कैपिटल है
कैपिटल उसका 1 लाख रुपए का, वो चाहती है 1 लाख रुपए हम कैपिटल इकट्ठा करेंगे। उसने इस लाख रुपए को 10-10 रुपए के 10,000 टुकड़ों में डिवाइड कर दिए। एक टुकड़े को क्या बोलेंगे, शेयर। और ये हमारे पास टोटल टुकड़े कितने, 10,000। अच्छा, जो बंदा ये शेयर खरीदेगा, जो बंदा भी शेयर खरीदेगा वो बनेगा मालिक। इसी तरह मेरे बच्चे बात कंपनी को ये मालिक नहीं चाहिए, उधार चाहिए। कंपनी कहेगी अच्छा कितना उधार चाहिए, वो कहेंगे सर हमें चाहिए 50,000 उधार चाहिए लोगों से, मालिक नहीं बनाना। और जो उधार देंगे उनको हम क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार ये एक बंदा तो हमें कोई देगा नहीं 50,000 उधार, तो करेंगे। हमने कहा चलो गरीबों से इकट्ठा करते हैं। करो कैसे, कहते हैं इसके टुकड़े 10-10 रुपए, 10-10 रुपए के टुकड़े बना दो इसके 50,000 के। कितने बढ़ेंगे, 5,000 टुकड़े। 10-10 रुपए के हमने 5,000 टुकड़े बना के रखे। और इन टुकड़ों को हमने अब लोगों को कहा आओ अपनी औकात के मुताबिक हमसे टुकड़े खरीदो। अब लोग कहते हैं सर इन टुकड़ों से हमें मिलेगा, इसके ऊपर लिखा होगा मान लो कि 10 रुपए का टुकड़ा है, ये 5 साल के लिए है और इसके ऊपर हम 10% इंटरेस्ट पे करेंगे। ये अल्फाज लिखे आ गए। हम कहेंगे सर ये एक टुकड़ा हमसे खरीदें 10 रुपए का, हम 5 साल बाद आपके 10 रुपए भी वापस कर देंगे और हर साल आपको 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो एक बंदा आएगा वो हमें 10 रुपए देगा, बदले में हम उसको क्या देंगे, ये कागज का टुकड़ा, ये कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर लिखा होगा आपकी तरफ से हमारे पास पैसे आ गए। इस तरह जब हम लोगों से उधार इकट्ठा करें आम जनरल पब्लिक से, तो मेरे बच्चे इसके एक लफ्ज बोला जाता है, चाहे इनको बॉन्ड बोल दो चाहे इनको डिबेंचर बोल दो, एक ही बात है। लेकिन ज्यादा लफ्ज बोलेंगे वो डिबेंचर बोलेंगे। डिबेंचर उधार लेने का तरीकाकार होता है, बॉन्ड्स उधार, जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पांडा बॉन्ड्स इशू करने जा रहे हैं। वो पांडा बॉन्ड्स ये मोस्टली ये चाइना की उसके लिए होता है, मार्केट के लिए। तो पांडा बॉन्ड जब इशू करेगी तो मेरे बच्चे लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान वो खरीदेंगे। मान लो 10 लाख का एक मान लोग खरीदेंगे, मतलब गवर्नमेंट को कितना देंगे, जो एक खरीदेगा 10 लाख देंगे, तो गवर्नमेंट को पैसे मिल जाएंगे, इतनी मुद्दत होगी खास इतने सालों की। और फिर गवर्नमेंट क्या कर देगी, वो पैसा उनको उतने वक्त तक इंटरेस्ट देते रहेगी, बाद में पैसा वापस कर देगी। ये उधार लेने का तरीकाकार होता है, ये भी तरीका। ये लेकिन मोस्टली आम जनरल पब्लिक, बैंक को तो ये कागज के टुकड़े देने की जरूरत नहीं होती, वो तो खाली वाला होता है, साथ सिक्योरिटी होती है। ये आम लोगों से जब वो उधार ले लेते हैं, लेकिन आम बंदे जब पैसे देगा उसको सिक्योरिटी, जैसे आप लोग सीबी में आपने फीस जमा कराई, आपने कहा ना सीबी में ताकि आपके पास सिक्योरिटी है, तो घर वालों को दिखा सके, घर वाले भरोसा तो करते नहीं आप रसीद दिखाएंगे भरोसा करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे जब कल आप हमें उधार दोगे, आपके पास कोई एविडेंस भी तो होनी चाहिए आपने हमें उधार दिया है। तो किसी ने जिस कागज पर लिखकर हमने आपको कहा ये आपकी तरफ से इतना उधार हमारे पास आ गया, ये कागज आप अपने पास रखें, ये हमें दिखाया करें और अपने इंटरेस्ट दे जाया करें, और 5 साल बाद अपनी प्रिंसिपल अमाउंट भी ले जाए कि उसके हाथ में ये कागज का टुकड़ा क्या है, इसको चाहे बांड्स कर दो चाहे इसको डिबेंचर है। यार डिबेंचर उधार, अब इनको हम कल डिविडेंड पे नहीं करेंगे क्योंकि ये शेयर्स नहीं है इनके पास, इनके पास भी सिक्योरिटी है, इसको बोलते हैं डेट सिक्योरिटी। और जो शेयर होते हैं ये इक्विटी सिक्योरिटी होती है। इक्विटी सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी, जिसको जिससे शेयर खरीदोगे उसको शेयर सर्टिफिकेट दे देंगे, भाई तूने इतना पैसा मैं दे दिया तू मालिक, और वो शेयर सर्टिफिकेट उसके पास इस बात की एविडेंस सिक्योरिटी है कि मैं वाकई ही मालिक। यार वो छोटी सी बात है। कंपनीज माइट इशू बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इन ऑर्डर टू रेज फाइनेंस। अभी ये अल्फाज फिलहाल आगे चैप्टर 4 के अंदर इन्हीं अल्फाजों का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक के ऊपर डिबेंचर्स क्या होंगे, बॉन्ड्स क्या होंगे। बस इतना दिमाग में रखना है, ये कागज के टुकड़े हैं जो लोगों को इशू करके हम उनसे उधार लेते हैं, आम लोगों से उधार लेते हैं। ये उधार लेने का एक तरीका कार है, और इसके बदले में हम इंटरेस्ट पे करेंगे, ना कि वो लोग जो ये इनकी मद में हमें पैसा देंगे वो मालिक नहीं होते, शेयर होल्डर नहीं होते, क्योंकि ये भी सिक्योरिटी है लेकिन ये डेट सिक्योरिटी होती है, उधार लेने की सिक्योरिटी। उधार लिया और बदले में सिक्योरिटी, ये एक बॉन्ड है। आप 20 रुपए का है, आप मुझे 20 रुपए दोगे, बदले में ये आपको कल ये वापस करके आप अपने 20 रुपए ले लीजिए। हाँ अगर शेयर दूंगा, ये शेयर्स है, ये शेयर्स दिए और आपसे पैसे लेंगे, अब ये जिंदगी में वापस नहीं कर सकते आप। हाँ मालिक बन गए, जिंदगी में वापस नहीं, आगे किसी को भेज दो, ये भी आगे भेज सकते हैं। तो ये शेयर्स अब आप आगे भेज सकते हो, हमें वापस नहीं कर सकते, लेकिन ये कल वापस करके आप पैसे लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मालिक बनाया है। और मालिक तो आपको पता है कि नफे नुकसान सबका ही हिस्सेदार होगा जब तक ये कंपनी चल रही है। कहते हैं कि इंटरेस्ट इज पेड ऑन द बॉन्ड्स व्हिच रिप्रेजेंट डेट दैट द कंपनी मस्ट eventually repay, लेकिन वो हर सूरत उसको वापस करना पड़ेगा। The main concern of lenders are that the borrower should be able to repay the debt with interest। अच्छा अगर आपने CFD को उधार दिया तो आप क्या हो, CFD के क्रेडिटर लेंडर हो,
तो मुझे बताओ कि आपका इंटरेस्ट क्या होगा, कल आपका पैसा बच जाए। हाँ, हाँ, आपका यहाँ पे सीएफबी में ये इंटरेस्ट होगा, जो मैंने लोन दिया है, कल वो लोन भी वापस हो जाए, और जो इन्होंने मुझे इंटरेस्ट देने का वादा किया वो इंटरेस्ट भी वापस मिले, और तभी मिलेगी अगर वो अच्छे तरीके से चल रही हो। ऐसे ही है ना? यानी कि लेंडर की यही इंटरेस्ट होगी कि उसको सूद समेत उसका पैसा वापस मिले, और वो तभी मिलेगा अगर, हाँ, वो सही चल रही होगी। Lenders must therefore be concerned about the heavy borrowing by a business organization, because when a borrower gets into heavy debts, the risk increase that it will not be able to meet all the claims or interest and अच्छा, जो उधार देने वाला होता है उसका यही इंटरेस्ट या कंसर्न होता है, कहीं ये मजीद लोगों से उधार ना ले, और उस उधार के चक्कर में इतना ना फंस जाए कि कल ही डूबे। क्योंकि एक लफ्ज आप आगे आके हम डिस्कस करेंगे जब आप बढ़ेंगे इंसॉल्वेंट। कोई बंदा इंसॉल्वेंट कब होता है, या कोई इदारा इंसॉल्वेंट कब होता है, जब उसके ऊपर उधार ज्यादा हो और उसको पे करने के लिए एसेट्स कम हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ, 1 रुपए का अगर उधार है तो 1 रुपए का एसेट भी होना चाहिए आपके पास उसको वापस करने के लिए। तो अगर आपके पास, आपके सर पे लायबिलिटी लाख की है और एसेट आपके पास कम 20,000 के, तो इसका मतलब आप दिवालिया। तो आप देखो ये सिचुएशन कब आएगी, उधार ज्यादा हो जाए एसेट कम हो जाए, जब आप ज्यादा से ज्यादा उधार लेते जा रहे हो। इसलिए अगर एक बंदे ने, एक बैंक ने उधार दिया होगा ना सीएफबी को, तो दूसरे बैंक, मान लो अगर वो बैंक जो उधार देके बैठा हुआ वो ये सोच रहा है कि कहीं और से भी उधार ना ले, अगर उधार के इस चुंगल में फंस गए तो कल तो ये बेचारे हो सकता है दिवाली हो तो मेरा पैसा भी डूब जाएगा इश्यू। तो कहते हैं एक तो कंसर्न ये रहता है, एंड लेंडर्स माइट देयरफॉर बी कंसर्न अबाउट हैवी बॉरोइंग बाय ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो ज्यादा, एक बिजनेस को अकेला लेंडर भी ज्यादा उधार ना दे और वो ज्यादा लोगों से भी ज्यादा उधार ना पकड़े, because when a borrower gets into heavy debt, the risk increase that it will not be able to meet on the claim of interest and debt repayment, वो principal और interest वापस नहीं कर सकेगा, especially if profitability fall। अगर प्रॉफिट कम आ रही वापस नहीं कर सकेगा और क्या होगा, दिवाली होगी। सप्लायर वो बंदा जो हमें मटेरियल सप्लाई करता है, यानी कि मान लो कि अजीम करो हम क्या करते हैं, हम कोको बना के बेचते हैं, कभी किसी बच्चे से छीन के खाई, आगे देखिएगा हम बच्चे एक अच्छी प्रोडक्ट, उसमें ये गोल सी एक बिस्किट टाइप की होती है, इसमें इसके अंदर चॉकलेट भी होती है, इस पे बड़ा फटा है, 4 होती है 5 होती है। जिन्होंने तो खरीद के खाई उनको ऑब्जेक्ट पता क्या है, तो जिन्होंने खरीद के नहीं कभी खाई तो उनको नहीं पता कि उसमें कितनी होती है, क्योंकि जिसका पैसा लगा उसे वो गिनता है कितनी चीजें निकली। लेकिन बोल सुन लो, तो अज्यूम कर लो हम कोको बना के बेचते हैं, अब कोको के लिए क्या चाहिए होगा, एक तो हमें व्हीट चाहिए होगी, बनती है ना वो बिस्किट टाइप की है, उसके लिए हमें चॉकलेट चाहिए होगी, उसके लिए है चावल भी चाहिए होगी उसके लिए हमें आर्टिफिशियल फ्लेवर वगैरह चाहिए, अज्यूम कर लो। जो लोग भी हमें ये चीजें सप्लाई कर रहे हैं वो हमारे क्या है, सप्लायर। और जो जब ये प्रोडक्ट कोको हम बना लेंगे और जिन लोगों को हम बेचेंगे वो हमारे क्या है, कस्टमर। तो मेरे बच्चे मुझे बताएं, ये जो लोग हमें माल सप्लाई कर रहे हैं गाड़ियां भर भर के हमारी उसमें भेज रहे हैं कंपनी के अंदर, क्या इनका कोई इंटरेस्ट है हमारी कंपनी में? क्या इंटरेस्ट हो सकता है? देखो कसम से जब मैं इसके सप्लायर की कंसर्न बताता हूँ मुझे खुद बड़ा दुख होता है, दिल करता है बंदा खून के आंसू। वो कहते हैं एक तो इन लोगों ने हमें पैसे देने होते हैं, जब हम पैसे मांगते हैं तो हमारी बेइज्जती करते हैं ये लोग। हम इनसे, हमारा कंसर्न ये है कि हमारी बेइज्जती ना है। सच्ची कह रहा हूँ, अभी देखिएगा, कहते कम से कम हमें इज्जत से तो पेश है। अब देखो जिस बंदे से हमें पैसे लेने होते हैं उसको तो इज्जत देते हैं थोड़ी बहुत है, जिसके देने होते हैं उसके साथ क्या घर बैठे होते बच्चे को कहते उसको घर ही नहीं, वो बेचारा इतनी धूप में बाहर खड़ा होता है और बच्चा क्या कह रहा होता है मैं घर नहीं, वो बेचारा फंस जाता है वहां पे। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, अब बेटे गए मैं घर पे, तो यही जाके कहेगा पापा कह रहा मैं घर पे। तो खैर कहता है कि बिजनेस कंपनी यूज मटेरियल्स टू प्रोड्यूस देयर गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर यूज स्टील टू मेक ऑटोमोबाइल्स, ये अल्फाज से ही बोलना है, ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी। while home builders need cement, लकड़ी, wood siding वगैरह जो लकड़ी इस्तेमाल होती है, and many other materials. Firms cannot complete the production process if they cannot obtain the material. Therefore, their performance is partially dependent on the ability of their suppliers to deliver the materials on schedule. यानी कि अगर सामान आपको मिलेगा तो आप आगे कुछ चीज बना के दे सकते हो। इसका मतलब सप्लायर इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं, और सप्लायर तो आपको माल सप्लाई कर रहा होगा उसके फिर इंटरेस्ट भी होंगी। कहता है कि business organization also buy goods and services from their supplier. Supplier will usually agree to allow their customers some credit.
जैसे टाइम टू पे, क्रेडिट यही है ना, उधार पे सामान देना। भैया हम आप अभी सामान देते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने बाद हमें पे कर देना, ये भी हमें फायदा होता है, क्योंकि आज ही हमें सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए, कहीं और से जाएंगे तो हमें सूद पर पैसे लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर वही माल खरीदने के लिए जो आप उधार मांग रहे हो, वो बंदा ही आपको उधार पे सामान दे दे, ये तो ब्लेसिंग है। आपको कहीं से सूद पे पैसे उठाने पड़े, आपको उधार पे सामान मिले, आपने उसको बनाया, उसे बना के चीज आगे बेची और उस बंदे के पैसे वापस कर दिए, इससे दोनों का फायदा होगा है। आपको भी पैसा मिल गया और उसका भी वो सामान बिक गया, उसने बेचने के लिए रखा हुआ था सामान है, और उसको पैसे भी मिल गए। कहते हैं बात मेन इंटरेस्ट आ इनकी क्रेडिटर्स की इंटरेस्ट, सॉरी ये जो सप्लायर की इंटरेस्ट क्या होगी, एक कस्टमर विल पे व्हाट इज ओव्ड एंड विल नॉट बिकम ए बैड डेट, कि वो जो उसका बनता है वो उसको मिल जाए और वो बैड डेट ना हो, यानी कि उसका पैसा मरे ना। और उसके बाद कस्टमर विल कंटिन्यू टू बाय फ्रॉम देम, और वो कस्टमर इन्हीं से खरीदता है। ये ना हो कि कल कस्टमर सप्लायर स्विच करेंगे, वो हमसे रॉन्ग रेट खरीदने की बजाय किसी और से खरीदे, डेफिनेटली। अच्छा, जो सप्लायर है हमारी कंपनी, उसके लिए उस सप्लायर के लिए हमारी कंपनी क्या है, वो बायर है एक्चुअली। जब वो भी एक कंपनी है, वो भी सप्लायर भी एक कंपनी है, और जो हम उससे रॉन्ग रेट खरीद रहे हैं, हम उसके क्या है, हम कस्टमर हैं। और किसी भी कंपनी दिल करता है कि उसका कस्टमर उससे ना करे, यानी कि वो उससे खरीदना छोड़ दे। हर एक की कोशिश होती है कि उसको इस तरह वो करे, सेटिस्फाई करे, इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करे, उसके साथ कंटिन्यू रहे, और कस्टमर विल ट्रीट देम फेयरली। आप देखिए, देखो कम से कम उनको फेयरली ट्रीट करें एंड डील विद देम इन एथिकल वे, कि उनके साथ एथिकल वे, बदतमीजी करते हैं लोग इनके साथ इनको कहते हैं जा तू कर ला तो करने और कहते हैं, और चाय पानी भी पूछते हैं इनसे जब ये पैसे मांगने आते हैं, तो जो पैसे लेने आते हैं उसको तो बैठाते हैं, इससे तो हमें शक्ल नहीं दिखाते इसको, और इसको बुरा बुरा भी कहते हैं। तो कहते हैं कि एटलीस्ट हमारी इज्जत की है जब हम पैसे लेने के लिए। गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट जो जिसने मुल्क को ऐसा बनाना था, लेकिन हमारे मुल्क की जो 75 साल से जो गवर्नमेंट है, जो मुल्क चला रहा है वही गवर्नमेंट, उन्होंने इस मुल्क को शायद इस तरह का बना के रखा हो है, यानी कि अंधेर है, अंधेर नगरी जिसको कहते हैं, करप्शन है यहाँ पे, खुदा न खासा, और टेररिस्ट हैं, पता नहीं क्या कुछ है, तो अल्लाह भला करे। जबकि हमें ख्वाब ऐसे दिखाए जाते हैं, लेकिन हकीकत में सब लोग ऐसे हैं जो इस तरह का पाकिस्तान बना के हमें दे रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो हुकूमतें बदलते हैं, जो मार्शल आर्ट लगाते हैं। मेरे बच्चों, सबसे बड़े दुश्मन है इस मुल्क के, याद रखिएगा इस सारे मामले में, इस हालात के दुश्मन, अल्लाह माफ करे, मुल्क के नहीं है, हालात के सबसे बड़े मेरे बच्चे दुश्मन नहीं, मतलब इसके सूरत का दुश्मन तो उसके खिलाफ होता है, वो तो कैलेंडर नंबर 804 है, उसने भी अपना पूरा हिस्सा डाला 4 साल में ऐसा मुल्क बनाने, उसने भी ऐसी कोशिश नहीं की, उसने उस्मान गुजार दिया था हैं? बाकी पंजाब बहुत अच्छा है। खैर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।